नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके एसएससी जीडी 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन सारे प्रश्नों को हम लोग साथ में विश्लेषण करते चलेंगे और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लगातार हमारे क्लास में बने रहेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे याद भी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को अपना शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो इस तरह से एसएससी जीडी में पूछा गया था और इसमें जो ऑप्शन सही था उसका क्या नाम था, कालबेलिया। कालबेलिया जो था ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये लोक नृत्य है। ठीक, कालबेलिया ये लोक नृत्य है। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। हमारे पास शास्त्रीय नृत्य की संख्या आपसे पूछे कितनी है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले तमिलनाडु से शुरू करते हैं। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक, तो यहाँ पे तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। और उसके बाद कथकली कहाँ का है, कथकली तो ये केरल का है। और मोहिनी, साथ में मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, ये आपका केरल का है। ठीक, यहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी भी आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद यहाँ पे सत्रिया लिख लेंगे, सत्रिया, क्योंकि सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये असम का है। कहाँ का, असम का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, मणिपुरी, तो मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का मणिपुरी है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मणिपुर ओडिसी कहाँ का है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है वो उड़ीसा का है। तो इस तरह से हमारे पास कितना हो जाएगा, उड़ीसा का। और एक और छूट रहा है, अगर आपसे पूछे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथक, तो आपको ये जवाब में आएगा, ऑप्शन में मिलेगा उत्तर भारत मिल सकता है या फिर उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। इस तरह से 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से इसका हम लोग साथ में रिविजन भी करते चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, तो कालबेलिया जो है ये लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम हो गया, ये पहला शास्त्रीय नृत्य हो गया। भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है, केरल का। उसके बाद कुचिपुड़ी आप लोग ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये असम का है। उसके बाद कथक आपसे पूछ ले कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का है या फिर उत्तर प्रदेश का आपसे मिल सकता है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुर का है। उसके बाद उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल की आयु कितनी है, तो 4.6 अरब वर्ष क्या है सौरमंडल की आयु, 4.6 अरब वर्ष ये हमारे सौरमंडल का आयु है। अब सौरमंडल के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछ ले सौरमंडल में का छोटा ग्रह कौन सा है, तो छोटा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है, बुध ग्रह सौरमंडल का छोटा ग्रह है, जिसे मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह को मरकरी, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा, यहाँ पे उपग्रह की बात हो रही है, तो जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम है डीमोस। और डीमोस किसका उपग्रह है, तो वो है मंगल ग्रह का उपग्रह। किसका, मंगल का सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का, तो डीमोस है वो मंगल ग्रह का। अगर आपसे पूछे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये जो है आपका किसका उपग्रह है, तो ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है गैनीमीड नाम है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे मंगल एंड बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सौरमंडल की आयु पूछे तो 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, जिसे मरकरी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का ये
सबसे छोटा ग्रह। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, बृहस्पति का है। और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो स्थित छोटे छोटे ग्रह का पार्ट होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत है अपना। और ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र का अर्थ बताइए कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो लोकतंत्र का अर्थ ही होता है क्या, जनता का शासन। यहाँ पे जनता जिसको चाहे उसको राजा, मतलब उसको अपना प्रधानमंत्री बना दे और जिसको चाहे वो हटा दे, ठीक। तो जिसको चाहे जनता शासन में ला दे और जिसको चाहे जनता शासन से हटा सकती है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, जनता का शासन, यानी कि जनता का राज यहाँ पे चलता है। और लोकतंत्र को क्या कहते हैं, इसे प्रजातंत्र भी कहते हैं। जनता मतलब प्रजा, तो इसे प्रजातंत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रजातंत्र भी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बताएंगे आप लोग कि राजतंत्र का अर्थ क्या होता है। राजतंत्र का अर्थ अगर आपसे पूछे कि इसका अर्थ बताइए क्या होता है, तो राजतंत्र का अर्थ होता है कि एक का शासन, या फिर राजा यहाँ पे रहेंगे या फिर रानी, किसी एक का। राजतंत्र में किसी एक का शासन होगा और ये वंशानुगत होता है कि वंशानुगत क्रम से ये चलता रहता है, यानी कि राजा मरेगा फिर उसका बेटा होगा, फिर बेटे का बेटा शासन में आएगा। तो इस तरह से किसी एक का ये शासन रहता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं, तो संवैधानिक राजतंत्र के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किसे कहते हैं कि जब संविधान के अनुसार कार्य होता है तो उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। संविधान के अनुसार जब कार्य होता है तो उसे क्या कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। संवैधानिक राजतंत्र का उदाहरण आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं। जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, ये यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है ब्रिटेन। यहाँ पे शासन जो होता है संविधान के अनुसार शासन होता है। संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है, संविधान के अनुसार शासन होता है। तो जैसे ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। उसके बाद जापान में भी संवैधानिक राजतंत्र है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश अपना भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र भी कहा जाता है। और राजतंत्र का क्या अर्थ होता है कि किसी एक का शासन होता है, यहाँ पे राजा या रानी का शासन होता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं कि जब संविधान के अनुसार काम करे और राजा भी वहाँ पे काम करे और संविधान के अनुसार भी काम हो, लेकिन जो मतलब सर्वोपरि हो वो संविधान हो। राजा नाम मात्र का शासन रहे, तो राजा का शासन नाम मात्र का रहे, तो उसे संविधान के अनुसार संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। जैसे हो गया आपका ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, ठीक। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से PDF पा सकते हैं। और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरह अपनी एसएससी जीडी तैयारी को मजबूती से करते रहें, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है आपका शुक्र। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। शुक्र से और कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, इसे भोर या फिर सांझ का तारा कहते हैं। भोर या सांझ, इसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो इसे ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं शुक्र ग्रह को। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को बोलते हैं, तो इसे ही पृथ्वी की भगनी भी बोलते हैं। भगनी मतलब भी बहन होता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र। पृथ्वी के ये सबसे निकट ग्रह है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। एक बार और फिर अगर आपसे पूछे कि शुक्र ग्रह का घूर्णन किस दिशा में होता है, तो शुक्र ग्रह का जो घूर्णन है ये पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। किससे, पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह का घूर्णन दिशा होता है। अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं, देखिए पृथ्वी के
पड़ोसी ग्रह की बात करें तो 2 ग्रह हैं। कौन कौन से पड़ोसी ग्रह पृथ्वी के? कौन से? एक तो आपका शुक्र ग्रह है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह। एक तो शुक्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है, पृथ्वी के समान भी दिखती है, और एक तरफ है आपका मंगल ग्रह। ये है पृथ्वी के 2 पड़ोसी ग्रह। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो चमकीला ग्रह पूछे तो भी जवाब आपका हो जाएगा कौन सा ग्रह? शुक्र होगा। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं सौरमंडल का? तो शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसकी जो घूर्णन किस दिशा में होती है? तो पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में इसकी घूर्णन होती है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी के हमारे जो पृथ्वी है उसका पड़ोसी ग्रह एक तो शुक्र है, एक तो मंगल है, 2 इसके पड़ोसी ग्रह हैं। तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहां से किया गया? तो हरित क्रांति का शुरुआत जो है भारत में पंजाब राज्य से हुआ। कहां से? पंजाब राज्य से इसका शुरुआत हुआ। अब बात करते हैं हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक 2 तरह से पूछा जाता है। एक बार पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, इनका नाम है MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है, अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ से। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत है, हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत में कब हुई थी? भारत में कब शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की? तो इसकी जो शुरुआत है भारत में 1967-68 से हुई थी। 1967-68 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस समय पूछा जाता है कि किस 5 ईयर प्लान में हुई? तो इसका थर्ड 5 ईयर प्लान में। इस तरह भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब पूछा जाता है कि हरित क्रांति की सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे देखी गई? तो जो हरित क्रांति की सर्वाधिक प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें गेहूं की फसल पे देखी गई। उसके बाद फिर प्रभाव जो है वो धान की फसल पे देखी गई। उसके बाद जो प्रभाव है उससे कम प्रभाव मिला था आपके गन्ने की फसल पे, कम प्रभाव। वो भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति में किस फसल पे प्रभाव नहीं पड़ा, कौन सी फसलों पे प्रभाव नहीं पड़ा? ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे दालों पे प्रभाव नहीं पड़ा था, दालों पे प्रभाव नहीं पड़ा था, यानी कि दलहन पे प्रभाव नहीं पड़ा था। तो हरित क्रांति से इतनी चीजें यहाँ से शुरू आप लोग ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से। अब आपसे पूछे कि हरित क्रांति शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1967-68 में। और इस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। और आपसे पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे देखी गई? तो सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पे, उसके बाद प्रभाव धान पे पड़ी थी, उसके बाद प्रभाव गन्ने पे पड़ी थी। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति में किन फसलों पे प्रभाव नहीं पड़ा था? तो दलहन फसलों पे इसमें प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब है? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म दिवस। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हरित क्रांति की शुरुआत ये GD में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इनका जो जन्म है, तो अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम बताइए, अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है पूरा मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका नाम है पूरा मोहनदास करमचंद गांधी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? उपनाम इनका आप लोग जानते होंगे, इनका उपनाम बापू है। महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? बापू है। और इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो इनको महात्मा की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि देने वाले ब्रिटिश सरकार है। कौन? ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे को द्वारा गोली मार दिया जाता है। और इस वजह से
इनकी हो जाती है मृत्यु। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 में जन्मदिन होता है और मृत्यु इनकी कब हो जाती है? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी की अगर आपसे पूछे कि पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम बापू है और इन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा की उपाधि इन्हें किसने दिया? तो महात्मा की उपाधि इन्हें देने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें महात्मा की उपाधि दी है। कैसर ए हिंद की उपाधि आपसे पूछे किसने दिया? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन का काम कौन करता है? तो ऑक्सीजन परिवहन का काम यहाँ पे आंसर आप लोग लिखेंगे, तो ऑक्सीजन परिवहन का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहाँ पे उपस्थित होता है, तो ये लाल रक्त कण में उपस्थित होता है, जिसे आरबीसी कहते हैं। ये उपस्थित होता है लाल रक्त कण में उपस्थित होता है और लाल रक्त कण को आरबीसी कहते हैं और लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट ही कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। अब बात करते हैं आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका पूछा जाता है जीवन काल कितना दिन का होता है? तो इसका जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है, लगभग 120 दिन होता है। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का निर्माण, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। रक्त का माप स्फिग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। रक्त को पंप करने का काम हृदय करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम वृक्क किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। ठीक, ऑक्सीजन परिवहन का हीमोग्लोबिन उपस्थित कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। कहाँ पे? लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ठीक, और आरबीसी इसे कहते हैं, लाल रक्त कण को आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट भी इसे कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आरबीसी के बारे में बात करें तो इसका जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन होता है। आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ, सर्वाधिक प्रयास किसने किया? तो सती प्रथा के अंत का जो सर्वाधिक प्रयास है वो राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक, राजा राम मोहन राय ने। अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1929 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक, अब आप लोग बात कर, अगर आपसे पूछे कि मतलब सती प्रथा को किसने रोका था, अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा को किसने रोका था, तो सती प्रथा को विलियम बेंटिंक के द्वारा रोक लगाया गया। किस पे? सती प्रथा पे विलियम मतलब प्रयास किए थे राजा राम मोहन राय और रोक लगाए थे कौन? विलियम बेंटिंक ने इस पे रोक लगा के इसको मतलब सती प्रथा का अंत किया। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो ठगी प्रथा का भी अंत विलियम बेंटिंक ने किया। ठगी प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका अंत 1830 में हुआ और ये 1830 है। ठीक, 1830 में हुआ था और इसको किसने रोका था? विलियम बेंटिंक के द्वारा रोका गया था। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, ये जो कि पूछा गया प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो ये एरण अभिलेख से मिलता है। ये पूछा जाता है कि किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, तो एरण अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है। तो और ये पूछा जाता है कि एरण अभिलेख किसने बनवाया था, किससे संबंधित था, तो यहाँ पे संबंधित लिखेंगे। एरण अभिलेख अगर आपसे पूछे कि किससे संबंधित था, तो ये आपके
भानुगुप्त से संबंधित था। किससे? भानुगुप्त से संबंधित था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देखेंगे कि सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास किया था और 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। अगर आपसे पूछे कि किसने रोका था सती प्रथा को, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को रोका गया। किसने? किसके द्वारा? विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो 1830 में ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने किया। उसके बाद सती प्रथा का प्रथम प्रमाण आपसे पूछ ले कहाँ पे मिलता है? तो एरण अभिलेख के, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, केरल में फसल कटाई के उत्सव में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? केरल में फसल की कटाई में से उत्सव कौन सा है? तो देखिए, जो केरल में फसल कटाई पे उत्सव मनाया जाता है, तो और ये भी प्रश्न आपका एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो केरल में जब फसल की कटाई होती है तो यहाँ पे ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। किसमें? ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। ठीक, अब कुछ त्योहारों के बारे में देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि चेरी ब्लाज्म महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो चेरी ब्लाज्म जो महोत्सव है वो आपके मनाया जाता है कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय में चेरी ब्लाज्म नामक महोत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि बनेश्वर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, अगर आपसे पूछे कि बनेश्वर उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो बनेश्वर जो उत्सव है ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में मनाया जाता है और ये माही और सोन नदी के संगम पे मनाया जाता है। माही और सोन नदी के संगम पे मनाया जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से आप लोग, अगर आपसे पूछे कि महामाघम का कहाँ पे मनाया जाता है, माघम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? यहाँ पे गलत हो गया है। महामघम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो महामघम त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये सभी एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, ये भी जीडी में पूछा गया प्रश्न है और ये भी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, इस वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तमिलनाडु में प्रति 12 वर्ष पे मनाया जाता है महामघम। ये त्यौहार में तमिलनाडु में प्रति 12 वर्ष पर मनाया जाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हॉर्नबिल महोत्सव आप लोग ध्यान रखेंगे। हॉर्नबिल ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल नामक एक पक्षी है, वहाँ पे हॉर्नबिल उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल नामक उत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, नागालैंड में मनाया जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। केरल में फसल कटाई से संबंधित उत्सव कौन सा है? तो चेरी ब्लाज्म महोत्सव केरल में फसल कटाई से मनाया जाता है। मेघालय में ये उत्सव मनाया जाता है। बनेश्वर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो बनेश्वर नामक उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। माही और सोन नदी के संगम पे मनाया जाता है। कहाँ? माही और सोन नदी के संगम में। महामाघम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रति 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। केरल में जो उत्सव मनाया जाता है ओणम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और दादा साहेब फाल्के को क्या कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के को क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें सबसे पहले देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देविका रानी को। और ये देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तभी दी गई थी। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1969 से हुई थी और प्रथम महिला थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने दिया गया था, उनका नाम देविका रानी था। 1969 में ही दिया गया था। और दादा साहेब फाल्के को क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ठीक,
हिमालय की पर्वतमालाओं में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जीडी में ये भी प्रश्न पूछा गया था। और इसे क्या कहा जाता है? इस मतलब घास के मैदान को बुग्याल और प्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल और प्याल कहा जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और बुग्याल और प्याल नामक जो घास के मैदान है, बुग्याल और प्याल नामक घास के मैदान आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी घास के मैदान है, तो जो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान है उन्हें मर्ग कहा जाता है। और इसके चलते यहाँ पे पर्यटक स्थल का भी विकास हुआ है। तो उन पर्यटक स्थल को क्या कहा जाता है? सोनमर्ग, इनके नाम पे ही पड़ा है, सोनमर्ग एंड गुलमर्ग नामक यहाँ पे पर्यटक स्थल का विकास हुआ है। ठीक, अब कुछ घास के मैदान जो विश्व स्तर पे प्रसिद्ध हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपका कनाडा एंड अमेरिका साइड में पाया जाता है, कनाडा और यूएसए में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में पाया जाता है सवाना घास के मैदान। अगर वहीं आपसे पूछ ले सवाना घास का मैदान हो गया, अगर आपसे पूछे कि वेल्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछे कि वेल्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वेल्स घास के मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे कि हिमालय की पर्वतमालाओं में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो बुग्याल और प्याल कहा जाता है। हिमालय में स्थित जो पर्वतमालाओं में घास के मैदान है, मर्ग भी हिमालय पर्वत की पर्वतमालाओं में भी स्थित है। ठीक, लेकिन ऑप्शन में क्या था? बुग्याल और प्याल सही किया था। और बुग्याल और प्याल नामक घास के मैदान हिमालय में पाए जाते हैं, लेकिन ये स्थित कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी तो हिमालय का विस्तार पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी तो जो घास के मैदान है यहाँ पे हिमालय के अंतर्गत, वो क्या कहे जाते हैं? मर्ग कहे जाते हैं। इसके चलते जो पर्यटक स्थल का विकास हुआ है उसका नाम है गुलमर्ग और सोनमर्ग। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? कनाडा और यूएसए में पाए जाते हैं प्रेयरी घास के मैदान। सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्स घास के मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किसने की थी, तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो ये 1897 में हुआ। अगर आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण कौन थे? तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो रामकृष्ण थे, रामकृष्ण के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रामकृष्ण कौन थे, तो स्वामी जो विवेकानंद थे इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस आपसे पूछे कि कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ये विवेकानंद के गुरु थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विवेकानंद के ये कौन थे? गुरु थे। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण परमहंस, इनका अगर आपसे पूछे कि मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम गदाधर था। क्या था? इनका मूल नाम गदाधर था। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाता है, यहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो विश्व धर्म सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? ये 1893 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये शिकागो में हुआ था। शिकागो में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि भारत की तरफ से कौन गए थे, तो यहाँ से भारत की तरफ से विवेकानंद गए थे, विवेकानंद गए थे। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1869 में, रामकृष्ण मिशन की अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है थी, तो वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था। कहाँ पे? वेलूर मठ में। ये भी पूछा जाता है वेलूर मठ कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे? विवेकानंद के गुरु थे। और इनका मूल नाम क्या था? गदाधर था। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो 1893 में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। और ये कहाँ पे हुआ था? शिकागो, शिकागो अमेरिका का एक शहर है, यहाँ पे हुआ था। और यहाँ से भारत की तरफ से कौन गए थे, तो विवेकानंद गए थे, यहाँ पे संबोधन किए थे। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या तय किया गया है, जो कि ये भी प्रश्न जो है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो नाम था गगनयान नाम था। क्या था नाम? गगनयान नाम है। अगर आपसे पूछे कि गगनयान में यात्री कितने गए थे, तो यात्री इसमें 3 गए थे।
गगनयान में यात्री कितने जाएंगे? 3 यात्री। अगर आपसे पूछे कि इन यात्रियों को प्रशिक्षण कहाँ पे दिया गया है, तो इन यात्रियों को जो प्रशिक्षण देने का काम है ये रूस में दिया गया है। कहाँ पे? रूस में इनको प्रशिक्षण दिया गया है। यात्री 3 लोग हैं। अगर आपसे पूछे कि गगनयान ये पहल किसकी है, तो गगनयान जो पहल है ये इसरो की पहल है। किसकी? इसरो की पहल है। इसरो के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, तब इसरो के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1869 में। कब? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 में। अगर आपसे पूछे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछे कि इसरो के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है, इसरो के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है, तो इसरो के वर्तमान समय में चेयरमैन एस सोमनाथ है। कौन? एस सोमनाथ है। अगर आपसे पूछे कि इसरो के संस्थापक कौन है, इसरो के संस्थापक कौन है, तो विक्रम साराभाई हैं। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम अगर आपसे पूछे कि इसरो के संस्थापक कौन है, तो विक्रम साराभाई हैं इसरो के संस्थापक। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या तय किया गया, तो इसका नाम तय किया गया गगनयान। तो और ये पहल किसकी है? गगनयान ये इसरो की पहल है। इसमें यात्री कितने भेजे जाएंगे? 3। इन यात्रियों को प्रशिक्षण कहाँ पे दिया गया है, तो इनका प्रशिक्षण रूस में दिया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है, इसरो के चेयरमैन है। इसरो के संस्थापक कौन है, तो विक्रम साराभाई हैं इसरो के संस्थापक। इतनी चीज़ें आपसे आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। आप सभी लोग जानते हैं। अब भारत रत्न के बारे में कुछ चीज़ें, अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न देना शुरू कब से हुआ, तो ये 1954 में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न को किस दिन दिया जाता है, तो इसको जो है 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी के दिन। अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसे 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। अब बात करते हैं, अगर भारत रत्न के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम था। ठीक। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे दिया गया था, भारत रत्न सर्वप्रथम मरणोपरांत किसे दिया गया था, तो सर्वप्रथम मरणोपरांत जो है पाने वाले कौन थे, तो सर्वप्रथम मरणोपरांत दिए गए थे लाल बहादुर शास्त्री को। किसे? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ठीक। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। मरणोपरांत किसे भारत रत्न दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से आप लोग देखेंगे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में। भारत रत्न किस दिन वितरण किया जाता है, तो 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक कौन थे, तो भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान है। और मरणोपरांत किसे भारत रत्न दिया गया था, तो मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, 1966 में। ठीक। तो इन्हीं चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। सूफी परंपरा में खनकाह शब्द का अर्थ क्या है, तो सूफी परंपरा में खनकाह जो शब्द है, इसका जो अर्थ होता है, खनकाह शब्द का अर्थ होता है सायरा। सायरा इसका अर्थ होता है। सायरा का मतलब क्या होता है, धर्मशाला। जैसे हम लोग में धर्मशाला होता है, वैसे सूफियों में क्या होता है, खनकाह कहा जाता है, खनकाह कहा जाता है, खानकाह। और इसका अर्थ होता है क्या, सायरा या फिर धर्मशाला, इसका अर्थ होता है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि सूफी संत में पीर का अर्थ क्या होता है, पीर का अर्थ आप लोग सही बहुत बार सुने होंगे, पीर बाबा, खान बाबा। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो पीर का अर्थ होता है सूफी परंपरा में
तो इसको पीर किसे कहा जाता है? तो सूफियों के गुरु को कहा जाता है। सूफियों के गुरु को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि पीर जो सूफी का अर्थ है, ये यहाँ पे सूफी किस धर्म से संबंधित होते हैं, सूफी लोग ये किस धर्म से संबंधित होते हैं, अगर आपसे पूछे कि सूफी लोग किस धर्म से संबंधित होते हैं वास्तव में, तो ये लोग आप लोग बताएंगे किसके संबंधित होते हैं? इस्लाम धर्म से संबंधित होते हैं। किस धर्म से? इस्लाम धर्म से ये संबंधित होते थे। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सूफी आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ, तो सूफी जो आंदोलन है ये जो शुरू कहाँ पे हुआ था, तो ये फारस में शुरू हुआ था। फारस में सूफी आंदोलन शुरू हुआ था सर्वप्रथम फारस में सूफी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे पारसिया कहा जाता था पहले, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक सूफी संत थे जिसका नाम था बाबा फरीद। तो बाबा फरीद के बारे में पूछा जाता है कि प्रसिद्ध बाबा फरीद ये कौन थे? तो बाबा फरीद ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन थे ये? प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सूफी परंपरा में खनका शब्द का अर्थ क्या होता है? सायरा होता है। खनका शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ क्या होता है? धर्मशाला होता है। पीर का अर्थ क्या होता है सूफी परंपरा में? ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसे सीरियसली लीजिएगा कि खनका का अर्थ क्या होता है? सायरा या फिर धर्मशाला होता है। पीर का अर्थ क्या होता है? सूफियों के गुरु को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। सूफी का अर्थ संबंध किस धर्म से है? ये लोग किस धर्म से संबंधित थे? तो ये लोग इस्लाम धर्म से संबंधित है। सूफी आंदोलन कहाँ पे हुई थी? फारस या फिर पारसिया में सूफी आंदोलन हुई थी। बाबा फरीद कौन था? तो ये सूफी संत थे। कौन? सूफी संत थे, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर अगर कमेंट करके आप लोग बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ चैनल आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज जो कहने वाली बात है ये समुद्रगुप्त को कहा गया। किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को बहुत उपनाम थे इसके। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे लिख लीजिए, समुद्रगुप्त को ही इसे संगीत प्रेमी कहा गया। क्या कहा गया? संगीत प्रेमी। क्यों संगीत प्रेमी कहा गया है? क्योंकि इसे संगीत से प्रेम था। इसे किससे प्रेम था? संगीत प्रेमी इसे कहा गया क्योंकि इसको संगीत से प्रेम था। और इसे ही क्या कहा गया है समुद्रगुप्त को? इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया। लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे ही भारत का नेपोलियन कहा गया। इसे क्या, सॉरी, भारत का, समुद्रगुप्त को ही क्या कहा गया? इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे भारत का, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। संगीत प्रेमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक सिक्के पे इसका फोटो मिला था, वहाँ पे एक क्या कर रहा था? वीणा बजा रहा था। ठीक, तो इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? संगीत प्रेमी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। कविराज भी कहा जाता है क्योंकि कविताएं लिखता था। अगर आपसे पूछे कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती है। किससे? प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती है। और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। इसके जो दरबारी कवि थे हरिसेन थे। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार इसका रिवीजन करेंगे कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लिच्छवी दोहित्र। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलती है। और ये प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका था? ये हरिसेन का ही था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन कौन थे? इसके दरबारी कवि थे। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है, ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और इसमें सही क्या किया था? मेहरगढ़ को सही किया था। मेहरगढ़ क्या था?
हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहर कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो शहर है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का शहर आप लोग ध्यान रखेंगे, कालीबंगा है हड़प्पा सभ्यता का शहर। कौन सा है? कालीबंगा, ये ऑप्शन में था, कालीबंगा सही हड़प्पा सभ्यता का शहर है। धौलावीरा कहाँ का है? धौलावीरा गुजरात, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि लोथल, ये भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। इसकी अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और कालीबंगा से क्या मिला था? तो यहाँ पे हल के निशान मिले थे। हल के निशान कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। लोथल से क्या मिला था? तो अग्नि की वेदियाँ मिला था। अग्नि की वेदियाँ यानी कि अग्निकुंड यहाँ से मिला था। अग्नि की वेदियाँ यहाँ से मिला था, यानी कि अग्निकुंड मिला था। और फिर यहाँ पे प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल में, सिंधु सभ्यता में प्रसिद्ध बंदरगाह है। ये अपने बंदरगाह के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था एग्जाम में, इसी वजह से ये बहुत पूछा जाता है। अब लोथल के बारे में कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल के खोज करने वाले हैं SR राव, जिसे रंगनाथ राव भी कहा जाता है। SR राव लोथल की खोज करने वाले कौन है? SR राव हैं लोथल की खोज करने वाले। अब आपसे पूछेगा लोथल को किस नदी के किनारे खोजा गया था, तो भोगवा नदी के किनारे खोजा गया था। लोथल की खोज कब हुई? तो 1954 में लोथल की खोज हुई। कब हुई थी? 1954 में। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन, हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। कालीबंगा क्या था? ये इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, या फिर अर्थ होता है इसका काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हल के निशान कहाँ से मिले थे, तो ये कालीबंगा से मिले थे। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अग्नि की वेदियाँ पूछे कहाँ से? ये GD में पूछा गया प्रश्न है, लोथल से मिला था। प्रसिद्ध बंदरगाह GD में पूछा गया प्रश्न है, ये भी लोथल से मिला था। और आपसे पूछे कि लोथल की खोज किसने किया, तो SR राव ने। अगर आपसे पूछे कि लोथल किस नदी के किनारे खोजा गया, तो भोगवा नदी के किनारे। और इसकी खोज कब की होता है? तो 1954 में हुआ था। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। किसे? कालिदास को कहते हैं भारत का शेक्सपियर। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कालिदास के बारे में। अगर आपसे पूछे कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो ये जो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे इसके बारे में, इनकी कालिदास की कुछ रचनाएं जो एग्जाम में घुमा घुमा के पूछी जाती हैं, घुमा घुमा के पूछी जाती हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, ये किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? तो ये भी कालिदास की रचना है। मेघदूत कालिदास की रचना है। उसके बाद रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। और ऋतु संहार किसकी रचना है? तो ये भी कालिदास की रचना है। ठीक, कुमार संभवम, इसके अलावा कुमार संभवम भी ये कालिदास की रचना है, जो कि आपके GD एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुमार संभवम भी कालिदास की रचना है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछे कि अभी हमने बताया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, इस पेज में इसका जवाब भी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है, शिमला का सन्यासी सन्यासी किसे कहा जाता है, तो शिमला की सन्यासी जो है एयो ह्यूम को कहा जाता है। किसे? एयो ह्यूम को कहा जाता है शिमला का सन्यासी। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का शेक्सपियर कालिदास को, और भारत का नेपोलियन आप लोग बताएंगे। शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? ये तो एयो ह्यूम को कहा जाता है। कालिदास के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे दरबार में इनके किसके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इनकी रचना क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है। और मेघदूत कालिदास की रचना है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। और ऋतु संहार भी कालिदास की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निकट दृष्टि दोष
के बारे में बताइए। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। कुछ प्रश्न पूछे गए थे एसएससी मतलब निकट दृष्टि दोष से संबंधित, तो हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये दूर की चीज़ें क्या होती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। दूर की चीज़ें जो है वो नहीं दिखाई, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, दिखाई तो देती हैं लेकिन स्पष्ट नहीं रहती हैं, वो चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो ठीक, और निकट दृष्टि दोष को आपसे पूछे क्या कहा जाता है, इसे मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मायोपिया कहा जाता है। अब इसके निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके निवारण में जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, अवतल लेंस का। और फिर वहीं पे देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। दूर दृष्टि दोष, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें निकट की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट की चीज़ें क्या है, निकट में स्पष्ट नहीं दिखता। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे निकट की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखता, और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का मतलब कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसके निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो आँख में जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे, रेटिना पे बनता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में प्रकाश नियंत्रण का काम कौन करता है, मानव शरीर में प्रकाश का नियंत्रण का काम कौन करता है, तो प्रकाश का नियंत्रण का काम आइरिस करता है। क्या, आइरिस प्रकाश नियंत्रण का काम करता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। जैसे निकट दृष्टि दोष के बारे में समझाइए, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। और इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष को, इसमें क्या होता है, निकट की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और इसके निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दो बातें और आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रतिबिंब मानव आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, और प्रकाश नियंत्रण का काम मानव आंख में कौन करता है, आइरिस के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न की। यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, विश्व में पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर विश्व में अंतरिक्ष में, और ये यूरी गागरिन कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रूस के रहने वाले थे। अगर आपसे पूछे कि यूरी गागरिन कब गए थे, तो 1961 में गए थे। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अंतरिक्ष में जाने वाली आपसे पूछे कि पहली महिला कौन है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, तो वो हैं आपके वेलेंटीना। क्या है, वेलेंटीना इनका नाम है। और ये विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी, ये भी रूस की थी। अगर अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, या फिर प्रथम भारतीय कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। कौन, राकेश शर्मा थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का अंतरिक्ष नगर किसे कहते हैं, तो भारत का अंतरिक्ष नगर आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का अंतरिक्ष नगर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का अंतरिक्ष नगर किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इन्हीं चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, वेलेंटीना थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला यूरी गागरिन रूस के रहने वाले थे, 1961 में गए थे। भारत में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, राकेश शर्मा थे। भारत का अंतरिक्ष नगर किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत में ऋण का नियंत्रण कौन करता है, तो
भारत में ऋण का नियंत्रण, ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि आरबीआई के द्वारा भारत में ऋण का नियंत्रण किसे किया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा भारत में ऋण का नियंत्रण किया जाता है। आरबीआई का अगर यहीं पूछ ले पूरा नाम क्या है, जो कि ये भी पूछा गया है, तो इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, जिसे क्या कहते हैं, इसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देंगे। इसे आपसे पूछे क्या कहा जाता है, तो इसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, रिजर्व बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक। इसका कार्य क्या होता है, आरबीआई का कार्य क्या होता है, तो आरबीआई जो है ये भारत में अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करता है। क्या करता है, पूरे व्यवस्था, अर्थ मतलब होता है पैसा, और उससे बनने वाले जो व्यवस्था होते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, तो अर्थव्यवस्था को ये नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है, अर्थव्यवस्था को ये नियंत्रित करने का काम करता है। और आरबीआई का अन्य कार्य क्या होता है, तो ये नोट भी जारी करता है। आरबीआई का कार्य नोट को जारी करना। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा नियंत्रण का काम कौन करता है, मुद्रा नियंत्रण, भारत में मुद्रा नियंत्रण का काम कौन करता है, भारत में साख नियंत्रण का काम कौन करता है, तो ये सभी काम जो है वो भारत रिजर्व बैंक करता है। ठीक, मुद्रा नियंत्रण, मुद्रा आपूर्ति आपसे पूछ ले कौन करता है, तो ये सभी काम किसके हैं, तो वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, भारत में ऋण का नियंत्रण तो आरबीआई द्वारा। भारत में अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का पूरा नाम क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का पूरा नाम है। कई लोग तो हैं, अगर एसबीआई का पूरा नाम बता पाएंगे तो बताएंगे कि हमारा किस में खाता है, रिजर्व बैंक में खाता है, भारतीय रिजर्व बैंक में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका कार्य क्या है, तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना इसका काम है। पूरे भारत में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, नोटों को जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा का नियंत्रण करता है, साख नियंत्रण का काम करता है, उसके बाद मुद्रा आपूर्ति का भी काम करता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनी गुटारेस हैं। कौन, एंटोनी गुटारेस। और एंटोनी गुटारेस कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के, पुर्तगाल के। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव कौन है, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है, तो इनका नाम कौन है, इनका नाम क्या है, ट्रिगवेली। और ट्रिगवेली आपसे पूछ ले कहाँ के रहने वाले थे, तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में क्या पूछेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें 193 सदस्य, कितने, 193 सदस्य। और 193 मतलब इसमें पूछा जाता है कि नवीनतम सदस्य कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य है, उसका नाम है दक्षिणी सूडान। ठीक, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, यानी कि यूएनओ के अंग कितने हैं, तो यूएनओ के 6 अंग होते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है, ये अमेरिका में पड़ता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वो फिर से, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनी गुटारेस हैं। तो एंटोनी गुटारेस कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और पहले जो महासचिव हैं एंटोनी गुटारेस मतलब यूएनओ के, तो ट्रिगवेली हैं, ये न्यूयॉर्क के, नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193 सदस्य देश हैं। और सबसे नवीनतम जो सदस्य देश हैं दक्षिणी सूडान है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। यूएनओ के अंग कौन है, 6 अंग है यूएनओ के अंग। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नाभिकीय संलयन के बारे में बताइए, तो नाभिकीय संलयन के बारे में भी जीडी में कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन नाभिकीय संलयन के बारे में हम पूरा बताते हैं। तो नाभिकीय संलयन कहते किसे हैं, जब क्या होता है, जब परमाणु के 2 हल्के नाभिक टूटकर, परमाणु के 2 हल्के नाभिक
जब परमाणु के दो हल्के नाभिक मिलकर, यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दो हल्के नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। दो हल्के नाभिक को मिलके एक बड़े नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तब क्या कौन सा अभिक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कैसे किस में होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन बम में परमाणु, हाँ हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन के बारे में बात कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। उसके बाद सूर्य में भी कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अगर आपसे पूछे कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में बताइए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में बताइए, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, एक बड़ा नाभिक टूटकर, यहाँ पे एक मतलब पॉइंट नोट करेंगे, एक बड़ा नाभिक टूटकर, इसमें क्या होता है, एक बड़ा नाभिक टूटकर इसमें दो समान छोटे नाभिक में बट जाते हैं। क्या होता है, एक बड़ा नाभिक टूट के दो समान छोटे नाभिक में बट जाते हैं। ठीक, दो समान छोटे नाभिक में बट जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भी क्या होता है, बहुत मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। और इस विखंडन को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे परमाणु बम में क्या होता है, परमाणु बम के सिद्धांत पे अधिक आधारित होता है। तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे आधारित होता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो पावरफुल है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से नाभिकीय संलयन के बारे में बताइए। तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर, यहाँ पे पॉइंट है, दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, हाइड्रोजन बम में जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब परमाणु का एक बड़ा नाभिक टूट करके दो समान छोटे नाभिकों में बट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परमाणु विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, नाभिक विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो होता है वो परमाणु बम सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब, 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपके मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी के दिन। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला शासिका बताइए, जो कि जीडी में भी पूछा गया था, भारत की पहली महिला शासिका, तो पहली महिला शासिका भारत की कौन है, रजिया सुल्तान है। कौन, रजिया सुल्तान है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन है भारत की पहली महिला शासिका, रजिया सुल्तान है। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है, तो किरण बेदी है। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न किसे दिया गया था, भारत रत्न किसे दिया गया था, तो वो भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी है, जिसे इंदिरा गांधी को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था इन्हें, सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है, किरण बेदी हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस, भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम महिला कौन है, भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो इंदिरा गांधी को दिया गया था। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान किया गया। तो जो है 86वां संविधान संशोधन होता है, जो कि कब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा शिक्षा को क्या कर दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया शिक्षा को। और कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा कौन सी अधिकार होगी, वो शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक, और इसी के द्वारा ही क्या किया गया, संविधान में कौन सा अनुच्छेद जुड़ा, मूल अधिकार में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो इसी के तहत अनुच्छेद नंबर 21 का
21 का ए जुड़ा। कौन सा अनुच्छेद जुड़ा? 21 का ए जुड़ा। और इसी के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही क्या किया गया? 11वां मौलिक शिक्षा को 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसको क्या किया गया? शिक्षा को 11वें मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। संविधान में क्या किया गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि शिक्षा को राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में कब मिला गया? शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके किस सूची में किया गया? इसे समवर्ती सूची में किया गया। किस सूची में? समवर्ती सूची में किया गया। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये किया गया 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 के द्वारा किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया? शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। और इसके तहत ही क्या किया गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया? हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद जुड़ा? 21A का अनुच्छेद नंबर 21A को जोड़ा गया। और इसी के द्वारा ही संविधान में हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। ठीक, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही। अब अगर आपसे पूछे कि शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है। अगर आपसे पूछे कि आर्यभट्ट को कब भेजा गया था, तो इसको सन 1975 में भेजा गया था। और आर्यभट्ट की मिशन की बात करें तो इसमें इसका जो प्रतिक्षेपण है, आर्यभट्ट जो मिशन था हमारा भारत का, इसका जो प्रक्षेपण है ये रूस से किया गया था। कहाँ से? रूस से इसका प्रक्षेपण किया गया था। अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह की बात करें उसका क्या नाम था? वो स्पुतनिक फर्स्ट था। क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था। और स्पुतनिक जो फर्स्ट है ये कहाँ का रॉकेट है? कहाँ का कृत्रिम उपग्रह है? तो ये रूस का कृत्रिम उपग्रह है। और रूस ने इसका निर्माण कब किया था? स्पुतनिक फर्स्ट का निर्माण रूस ने कब किया था? तो इसका निर्माण 1957 में कर लिया था। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे एक चीज़ और बता दीजिए कि जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? कई बार हम ही बता चुके हैं पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, नहीं तो हम ही बता दे रहे हैं। इसकी ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन में गुमास्ता किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश शासन में गुमास्ता जो थे वो भारतीय एजेंट थे। कौन थे? गुमास्ता थे एक भारतीय एजेंट। और भारतीय एजेंट यहाँ पे इनको गुमास्ता किन लोगों को खासकर गुमास्ता कहा जाता था? तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग कंपनी में कार्य करते थे। और इनका कार्य क्या होता था? गुमास्ता को कार्य क्या होता था ये आप लोग देखिए। तो इनका कार्य होता था कंपनी को गुप्त जानकारी देना। क्या इनको कार्य होता है? कंपनी को गुप्त जानकारी देना। आप कोई भी 2 नंबर का काम करते हैं तो उसमें जो गुप्त जानकारी है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो ये लोग क्या करते हैं? कंपनी को गुप्त जानकारी देते हैं, जो गुमास्ता नामक कर्मचारी होते हैं। और इस साथ क्या करते हैं? ये लोग जुलाहों का नियंत्रण करते हैं। जुलाहों का नियंत्रण करने का भी काम करते हैं। ठीक, और इनका काम क्या होता है? ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और इनका क्या काम करता है? सामग्री एकत्र करना इनका काम होता है। कंपनी के लिए ये लोग क्या करते हैं? सामग्री एकत्र करते थे। ये भी इनका एकत्र करना इनका काम होता था। और इनका साथ में क्या काम होता है? कपड़ों की गुणवत्ता देखना। कपड़ों की गुणवत्ता देखना इनका काम होता था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कपड़ों की गुणवत्ता देखना भी इनका काम होता था। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वस्त्र की कीमत तय करना। ठीक, ये भी इनका काम होता था। कीमत तय करना इनका काम होता था। ठीक, जितनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। और इसे कब
प्रक्षेपित किया गया 1975 में। इसका प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? तो इसका जो प्रक्षेपण है वो रूस से हुआ था। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो विश्व का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम स्पुतनिक फर्स्ट था, विश्व का पहला उपग्रह, और ये रूस से इसको लॉन्च किया गया। निर्माण कब हुआ था? 1957 में इनका निर्माण होता। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक। ब्रिटिश शासन में गुमास्ता किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश शासन में गुमास्ता भारतीय एजेंट को कहा जाता था। किसे? भारतीय एजेंट को कहा जाता था। और इसकी जो जानकारी, ये लोग क्या काम करते थे? भारतीय एजेंट जो रहते हैं ये कंपनी को गुप्त जानकारी देते हैं और जुलाहों का नियंत्रण का काम करते हैं, वस्तु की कीमत तय करते हैं और सामग्री, कंपनी के लिए सामग्री एकत्र करना भी इनका काम होता था, कपड़ों की गुणवत्ता देखना भी इनका काम होता था। ठीक। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। ये प्रश्न एसएससी जीडी में भी पूछा गया था एक बार, ये प्रश्न भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च वीरता पदक है उसका नाम है परमवीर चक्र। क्या नाम है? परमवीर चक्र नाम है। और इसको पूछा जाता है कि ये किसका बना होता है? परमवीर चक्र ये किसका बना होता है? तो ये कांसा का बना होता है। किससे? कांसा का बना होता है। ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का ये पहला सबसे वीरता पुरस्कार, अगर आपसे पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार भारत का कौन सा है, तो वो है आपका महावीर चक्र है। तो दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र है। कौन सा? महावीर चक्र है। अगर तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार पूछे, तीसरा सबसे बड़ा, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है वीर चक्र। अभी ये किसका बना होता है? अगर आपसे पूछे कि महावीर चक्र किसका बना होता है, तो ये स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। किसका? स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि वीर चक्र किसका बना होता है, तो ये किसका बना होता है? ये भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। किसका? स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो महावीर चक्र है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। ये किसका बना होता है? ये कांसा का बना होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न कि भारत का दूसरा वीरता पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र है। और ये किसका बना होता है? स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। अगर आपसे पूछे तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो वो वीर चक्र है। और बना किससे होता है? ये भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? और ये भी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये भारत का संघ के रूप में घोषित करता है। भारत का संघ, ठीक, राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान जो भारत को किस रूप में घोषित करता है, तो ये राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। अब बात करते हैं भारत में कितने राज्य हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में 28 राज्य हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में संघ राज्य कितने हैं, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कितने, यूनियन टेरिटरी कहते हैं 8 है। ठीक। अब बात करते हैं कुछ अनुच्छेदों के बारे में। जैसे आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, तो भारतीय अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या होगा, ये राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश के बारे में बताया गया है। नए राज्यों का प्रवेश के बारे में बताया गया है। और फिर नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना के बारे में इसे बताया गया। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना के बारे में इसे बताया गया है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है, तो राज्यों का गठन इसका जो अनुच्छेद 3 में क्या किया जा सकता है, राज्यों का गठन और इसको सीमाओं और फिर नामों में परिवर्तन किया जाता है। अनुच्छेद 3 के तहत क्या किया जाता है, नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। और इसमें क्या किया जाता है कि राज्यों के सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 3 के तहत ये किया जाता है। ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से आप लोग रिवीजन करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है, तो ये राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य में, और संघ राज्य कितने हैं, 8 राज्य हैं। ठीक।
तो बात करते हैं 8 संघ राज्य। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या किया गया है, राज्यों के गठन के बारे में बताया गया है, राज्यों के गठन के बारे में बताया गया है, सीमाओं और नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक। घोंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो घोंघा रोग जो है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से मानव शरीर में घोंघा रोग होता है। अब घोंघा रोग का अन्य नाम आपसे पूछ ले क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि घेंघा रोग का अन्य नाम क्या होता है, तो घेंघा रोग का अन्य नाम होता है, इसे ग्वाइटर भी कहते हैं, गलगंट भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा गया है एग्जाम में, ग्वाइटर या फिर इसे क्या कहते हैं, गलगंट नामक रोग कहते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि घेंघा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि घेंघा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसे थायराइड प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, थायराइड प्रभावित होता है। ठीक। अब एक प्रश्न आप लोग यहाँ से बताइए, घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से तो होता है। अगर आप लोग बताएंगे कि कटे हुए जो सेब होते हैं वो थोड़ी देर रखने के बाद भूरा क्यों हो जाते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किसकी उपस्थिति के कारण कटे हुए सेब जो होते हैं वो भूरे हो जाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। और अन्य नाम घेंघा का क्या होता है, तो ग्वाइटर या फिर गलगंट इसका अन्य नाम होता है। और प्रभावित अंग इसमें कौन सा होता है, थायराइड होता है। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी यहीं पे आप लोग लिख लीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरह से अपने तैयारी को मजबूती से बनाते रहिए। आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।